नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 रसायन विज्ञान चैप्टर 16 दैनिक जीवन में रसायन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, अनिद्राग्रस्त रोगियों को चिकित्सक नींद लाने वाली गोलियां देने का परामर्श देते हैं, परंतु बिना चिकित्सक के से परामर्श लिए इनकी खुराक लेना उचित क्यों नहीं है? उत्तर, नींद की गोलियों में प्रशांतक या प्रतिअवसादक होते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके नींद लाते हैं। यदि इनकी खुराक लंबी प्रकार नियंत्रित न हो तब यह हानिकारक प्रभाव डालते हैं तथा विष की तरह कार्य करके मृत्यु तक कारित करते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि इन नींद की गोलियों को चिकित्सक की सलाह से लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, किन वर्गीकरण के आधार पर वक्तव्य रेनिडिन प्रतिअम्ल है दिया गया है? उत्तर, यह वक्तव्य औषध के फार्माकोलॉजिकल आधार पर वर्गीकरण की ओर संकेत करता है, क्योंकि औषध जिनका प्रयोग आमाशय में उपस्थित अम्ल के आधिक्य को उदासीन करता है प्रतिअम्ल कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, हमें कृत्रिम मधुरतकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, हमें कृत्रिम मधुरतकों की आवश्यकता कैलोरी कम करने तथा दंतक्षय को रोकने के लिए पड़ती है। प्रश्न नंबर 4, ग्लिसरीन ओलिस्ट तथा ग्लिसरीन पार्मिटेट मिश्र से सोडियम साबुन बनाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके संरचनात्मक सूत्र नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, C15H31 COO3 C3H5 ग्लिसरीन पार्मिटेट। नंबर 2, C15H32 COO3 CH3H5 ग्लिसरीन ओलिस्ट। उत्तर नंबर 1, CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C15H31 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C15H31 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C15H31 ग्लिसरीन पार्मिटेट C15H31 COO3 C3H5 प्लस 3NaOH डेल्टा प्रोडक्ट CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH ग्लिसरॉल प्लस 3C15H31 COONA सोडियम पार्मिटेट ग्लिसरॉल। नंबर 2, CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C17H32 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C17H32 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C17H32 ग्लिसरीन ओलिस्ट C17H32 COO3 C3H5 प्रोडक्ट डेल्टा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH ग्लिसरॉल प्लस 3H17H32 COONA सोडियम ओलिस्ट ग्लिसरॉल। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रकार के आयनिक अपमार्जक द्रव्य अपमार्जकों इमल्सी कारकों को क्लेदन कारकों में उपस्थित होते हैं। अणु में जलरागी तथा जलविरागी हिस्सों को दर्शाइए। अणु में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह की पहचान कीजिए। C9H19 बेंजीन O CH2CH2OX CH2CH2OH X बराबर 5 to 10। उत्तर, C9H10 बेंजीन O CH2CH2OX CH2CH2OH जल विरागी या अध्रुवीय भाग, जल रागी या ध्रुवीय भाग। अब मार्जक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकारात्मक समूह हैं। नंबर 1, ईथर। नंबर 2, प्राथमिक 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह। अतिरिक्त अभ्यास। प्रश्न नंबर 3, हमें औषधि को भिन्न प्रकार से वर्गीकृत
करने की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, औषधों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करने के अनेक लाभ हैं। उदाहरण, फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण डॉक्टरों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे उन्हें किसी रोग विशेष के उपचार के लिए उपलब्ध सभी औषधियों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रम पर प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण से वांछित औषध के संश्लेषण के लिए यही यौगिक के यौगिक के चयन में सहायता मिलती है। अणु लक्ष्यों के आधार पर वर्गीकरण से केमिस्टों को किसी विशेष ग्राही स्थल के लिए सर्वाधिक प्रभावी औसत के निर्माण में सहायता मिलती है। स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रकार का वर्गीकरण की अपनी उपयोगिता है। प्रश्न नंबर 2, औषध रसायन के परिभाषित शब्द लक्ष्य अणु अथवा औषध लक्ष्य को समझाइए। उत्तर, औषध सामान्यतः जैविक मृदाणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिन्हें औषध लक्ष्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, उन वैध अणुओं के नाम लिखिए जिन्हें औषध लक्ष्य चुना जाता है। उत्तर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि। प्रश्न नंबर 4, बिना डॉक्टर के परामर्श लिए दवाइयाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए? उत्तर, बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाइयाँ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा में दवा विषैला प्रभाव डालती है तथा जीवधारी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर 5, रसायन चिकित्सा शब्द की परिभाषा लिखिए। उत्तर, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रसायनों के द्वारा रोगों के उपचार से संबंधित होती है, रसायन चिकित्सा कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, एंजाइम की सतह पर औसत को थामने के लिए कौन से बल कार्य करते हैं? उत्तर, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया या वाल्डर वाल्स अन्योन्य क्रियाएं। प्रश्न नंबर 7, प्रति अम्ल एवं प्रति एलर्जी औषध हिस्टेमिक के कार्य में बाधा डालती है, परंतु यह एक दूसरे के कार्य में बाधक क्यों नहीं होती? उत्तर, औषधों का प्रयोग अंग विशेष की व्याधियों को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह अन्य को प्रभावित नहीं करती हैं क्योंकि यह अलग अलग ग्राहियों पर कार्य करती हैं। उदाहरण, हिस्टेमिक का संत्रावण एलर्जी उत्पन्न करता है। यह आमाशय में HCl विमोचित करने के कारण अम्लता भी उत्पन्न करता है। प्रति एलर्जी तथा प्रति अम्ल भिन्न ग्राहियों पर कार्य करते हैं, अतः प्रतिहिस्टेमिन एलर्जी दूर करते हैं जबकि प्रति अम्ल अम्लता दूर करते हैं। प्रश्न नंबर 8, नॉरएटिनेलिक का कम स्तर अवसाद का कारण होता है। इस समस्या के निदान के लिए किस प्रकार की औषध की आवश्यकता होती है? 2 औषधों के नाम लिखिए। उत्तर, इस समस्या के निदान के लिए प्रति अवसादक औषधों की आवश्यकता होती है। यह औषध एडिनेलिक के निम्नीकरण को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को बाधित करते हैं। इससे नेरेलिन धीरे उपचायित होता है और ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय रखता है, जिससे अवसाद कम हो जाता है। उदाहरण, इप्रोनाइटिज, फिनलजीन आदि। प्रश्न नंबर 9, विविध स्पेक्ट्रम जीवाणु नाशी शब्द से आप क्या समझते हैं? समझाइए। उत्तर, वह प्रतिजैविक जो कि कई प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रभावी होते हैं विविध स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कहलाते हैं। उदाहरण, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल आदि। प्रश्न नंबर 10, पूर्तिरोधी तथा संकरणहारी किस प्रकार से भिन्न है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, पूर्तिरोधी वे सामान्य होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोकते हैं तथा जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। विषक्रामी सूत्र जीवों को मार देते हैं तथा जीवित मानव ऊतकों को हानि पहुंचाते हैं। उदाहरण नंबर 1, पूर्तिरोधी डिटॉल, आयोडोफॉर्म, टिंचर, आयोडीन। नंबर 2, विसंक्रामी क्लोराइड 0.4 ppm फिनॉल ग्रेटर देन 1% विलयन। प्रश्न नंबर 11, सिमेटिडी तथा देनिटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
अथवा मैग्नीशियम या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है? उत्तर, सिमेटिडीन तथा सैनिटिडीन श्रेष्ठ प्रति अम्ल है क्योंकि यह आमाशय भित्ति में उपस्थित ग्राहियों तथा हिस्टामिन के मध्य अन्योन्य क्रिया को रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम मात्रा में अम्ल मुक्त होता है। दूसरी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड केवल लक्षणों पर कार्य करते हैं, कारण पर नहीं। प्रश्न नंबर 12, एक ऐसे पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसे प्रतिरोधी तथा संक्रमणहारी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। उत्तर, फिनॉल का 0.2% विलयन प्रतिरोधी का कार्य करता है, जबकि 1% विसंक्रामी का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 13, डेल्टान के प्रमुख संगठक कौन से हैं? उत्तर, डेल्टान क्लोरोजाइलिनोन तथा अल्फा टर्पिनिऑल का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 14, आयोडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके क्या उपयोग हैं? उत्तर, आयोडीन का अल्कोहल या जल में 2-3% विलयन आयोडीन का स्ट्रक्चर कहलाता है। यह शक्तिशाली प्रतिरोधी होता है। इसका प्रयोग घाव पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, खाद्य पदार्थ प्रतिरक्षक क्या होते हैं? उत्तर, खाद्य प्रतिरक्षक वह पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले किण्वन अम्लीकरण या अन्य विघटनों को बाधित करके भोजन को खराब होने से रोकते हैं। प्रश्न नंबर 16, एस्पार्टेम का उपयोग केवल ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों तक सीमित क्यों है? उत्तर, यह पकाने के ताप पर विघटित हो जाता है, अतः इसका प्रयोग केवल ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों तक सीमित है। प्रश्न नंबर 17, कृत्रिम मधुरक क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, कृत्रिम मधुरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं लेकिन हमारे शरीर को कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। यह हमारे शरीर से अपवर्तित अवस्था में उत्सर्जित हो जाते हैं। उदाहरण, सैकरीन, एस्पार्टेम, सुक्रोलोस आदि। प्रश्न नंबर 18, मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मधुरक का क्या नाम है? उत्तर, सैकरीन। प्रश्न नंबर 19, एलिटेम को कृत्रिम मधुरक की तरह उपयोग में लाने पर क्या समस्याएं होती हैं? उत्तर, एलिटेम उच्च क्षमता तथा कृत्रिम मधुरक है, इसलिए इसका प्रयोग करने पर भोजन की मिठास को नियंत्रित करना कठिन होता है। प्रश्न नंबर 20, साबुनों की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक किस प्रकार श्रेष्ठ है? उत्तर, अपमार्जक का प्रयोग मृदु तथा कठोर जल दोनों में किया जा सकता है। कठोर जल में भी झाग देते हैं। इसका कारण यह है कि सल्फोनिक अम्ल तथा इसके कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में विलय होते हैं, जबकि वसीय अम्ल तथा इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण अविलय होते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए। क, धनात्मक अपमार्जक। ख, ऋणात्मक अपमार्जक। ग, अनायिक अपमार्जक। उत्तर क, धनात्मक अपमार्जक एमिनो के एसीटेट क्लोराइड या ब्रोमाइड ऋणायनों के साथ बने चतुष्क लवण होते हैं। उदाहरण, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड। ख, ऋणात्मक अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल अथवा हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनेटिक व्युत्पन्न होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सोडियम एल्किल सल्फेट। उदाहरण, सोडियम लॉरिक सल्फेट HC11 H23 CH2O SO3 Na। नंबर 2, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला घरेलू अपमार्जक सोडियम 4,1 सील बेंजीन सल्फोनेट SDS है। CH3 CH2 11
SO3Na+, सोडियम 4 डेडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। ग आयनिक अपमार्जक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल से के साथ वसा अम्लों के एस्टरो होते हैं। उदाहरण पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, स्टीएरेट, CH3CH2 6 COO CH2CH2O N CH2CH2OH। प्रश्न नंबर 22, जैव निम्नलिखित होने वाले और जैव निम्नलिखित न होने वाले अपमार्जक क्या हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, जैव अपघटन निम्नलिखित अपमार्जक सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त होते हैं। यह अपमार्जक जीवाणुओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जैव अपघटन निम्नलिखित अपमार्जक शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त होते हैं। यह अपमार्जक जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अनपघटक अपमार्जक प्रदूषण का स्रोत होते हैं। नंबर 1, जैव अपघटय अपमार्जक सोडियम लार्जिल सल्फेट। नंबर 2, अनपघटक अपमार्जक सोडियम 4 1 3 5 7 टेट्रामेथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फेनोनेट। प्रश्न नंबर 23, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है? उत्तर, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। साबुन को कठोर जल में डालने पर साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। यह साबुन अविलेय होने के कारण कपड़े पर चिपचिपे पदार्थ के रूप में चिपक जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, क्या आप साबुन तथा संश्लेषित अपमार्जकों का प्रयोग जल की कठोरता जानने के लिए कर सकते हैं? उत्तर, साबुन कठोर जल में अविलेय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम साबुनों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन अपमार्जक नहीं। इसलिए साबुन का प्रयोग जल की कठोरता जानने के लिए किया जा सकता है, अपमार्जकों का नहीं। प्रश्न नंबर 25, साबुन की शोधन क्रिया समझाइए। उत्तर, साबुन की शोधन क्रिया, साबुन का अणु 2 भागों का बना है। साबुन के अणु का एक भाग तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जो आयनिक होती है, तथा साबुन के अणु का दूसरा भाग छोटा कार्बोक्सिलिक समूह COO- Na+ होता है जो आयनिक होता है। साबुन के अणु को चित्र 1 द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी लंबी रेखा तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को निरूपित करती है, जबकि काला गोलीय भाग आयनिक समूह COO- को निरूपित करता है। चित्र आप देख लीजिए। साबुन का अणु, साबुन के अणु की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो धूल तथा चिकनाई जैसे मैल के कणों के साथ जुड़ता है। Na+, साबुन के अणु का छोटा सा आयनिक भाग जो जल की ओर आकर्षित होता है। साबुन के अणु का हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग जल को प्रतिष्ठित करने वाला होता है या जल विरोधी होता है, परंतु वह धूल तथा चिकनाई जैसे मैल के कार्बनिक कणों को अपने साथ जोड़ लेता है। इसलिए मैले कपड़ों की सतह पर उपस्थित धूल तथा चिकनाई के कण साबुन के अणु के हाइड्रोकार्बन वाले भाग से जुड़ जाते हैं। साबुन के अणु का आयनिक भाग COO- जल स्नेही होता है जो जल के अणुओं की ओर आकर्षित होता है और अपने हाइड्रोकार्बन भाग में चिपके धूल तथा चिकनाई के कणों को अपने साथ खींचकर जल में ले आता है। इस प्रकार मैले कपड़ों की सतह पर लगे धूल तथा चिकनाई के सारे कण साबुन के अणुओं के साथ लगकर जल में आ जाते हैं तथा मैला कपड़ा साफ हो जाता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। साबुन के अणु, साबुन के अणुओं से बना मिसेल। मैल का कण, धूल या चिकनाई का कण मिसेल में फंस जाता है। साबुन का सफाई कार्य समझने के लिए चित्र, मैल का कण, धूल या चिकनाई या कण, जल। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। जब साबुन को जल में घोलते हैं तब वह मिसेल बनाता है। इस मिसेल में साबुन के अणु अरीय ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग केंद्र की ओर होता है तथा जल को आकर्षित करने वाला कार्बोक्सिल भाग बाहर की ओर रहता है, जैसा कि में दिखाया गया है। जब साबुन के पानी
में धूल तथा चिकनाई लगा मैल कपड़ा डालते हैं तो मिसेले के हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं वाले सिरे मैले कपड़े की सतह पर उपस्थित धूल तथा चिकनाई के कणों के साथ जुड़ जाते हैं तथा उन्हें अपने बीच फंसा लेते हैं। इसके बाद मिसेले के बाहर की ओर आने और बाहर की ओर वाले आयनिक सिरे जल के अणुओं की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हाइड्रोकार्बन वाले सिरों में फंसे मैल के कण कपड़े की सतह से चिपककर जल में आ जाते हैं तथा कपड़ा साफ हो जाता है। साबुन द्वारा चिकनाई तथा धूल को पृथक करने के प्रक्रम को निम्नलिखित चित्र 3 द्वारा दर्शाया गया है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। जल स्नेही सिरा, जल विरोधी सिरा, चिकनाई तथा धूल कण। साबुन द्वारा चिकनाई का पृथक्करण प्रक्रम। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 26, यदि जल में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट घुला हो तो आप कपड़े धोने के लिए साबुन एक संश्लेषित अपमार्जकों में से किसका प्रयोग करेंगे? उत्तर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जल को कठोर बनाता है, अतः एवं साबुन इस जल में अवक्षेपित हो जाएगा। इसके विपरीत अपमार्जक के कैल्शियम लवण जल में विलय होते हैं, अतः संश्लेषित अपमार्जकों का प्रयोग कठोर जल में कपड़े धोने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित यौगिकों में जल रागी एवं जल विरागी भाग दर्शाइए। क CH3CH2 10 CH2O SO3 Na+, ख CH3CH2 15 N+, CH3 CVR, ग CH3CH2 16 COO CH2 CH2ON CH2 CH2OH। उत्तर नंबर 1 CH3CH2 10 CH2 सिंगल बॉन्ड SO3 -NO+, जल विरागी भाग जल रागी भाग। नंबर 2 CH3CH2 15 जल विरागी भाग -N+ CH3 3VR। नंबर 3 CH3CH2 16 COO CH2 CH2ON, जल विरागी भाग जल रागी भाग N CH2 CH2OH। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।